आज का जो हमारा स्टैटिक का टॉपिक रहेगा ये रहेगा भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां। ये आज का स्टैटिक का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां। कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए और वो किस किस फसल से संबंधित थी, उसके आधार पर उनको क्रांतियों का नाम दिया गया। सबसे पहले हम लिखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, यदि बात करें हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1966 से 67 शुरुआत इसकी होती है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच में इसकी शुरुआत की जाती है। यह मुख्यतः चावल और गेहूं की फसल से संबंधित थी। हरित क्रांति का संबंध की बात करें कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था, तो आप लिखोगे चावल व गेहूं। मुख्यतः खाद्यान्न जो फसलें थी उनके लिए यह क्रांति लाई गई थी। क्यों जरूरत पड़ी हरित क्रांति की? क्योंकि 1947 में भारत आजाद हो गया था। भारत में जो भी भूमि थी उनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम थी। उत्पादन क्षमता कम होने के बावजूद लेकिन जनसंख्या क्या थी? बहुत ज्यादा थी हमारे देश की। तो जो हमारी जनसंख्या थी उसके एवज में हमारे यहाँ उत्पादन बहुत कम होता था। भूखमरी की स्थिति हमारे देश में पैदा हो चुकी थी। तो उससे निपटने के लिए हमने हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया। इस क्रांति के दौरान जो सिंचाई के साधन थे, आधुनिक मशीनें वगैरह का यूज करके हमने वहां पर चावल और गेहूं के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये कहाँ किस राज्य में लागू हुई? यानी कि जो इसका क्षेत्र था वो कौन सा था? अब क्षेत्र की बात करें, पंजाब, हरियाणा व उत्तरी पश्चिमी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये शुरुआत की गई। और इन क्षेत्रों में शुरुआत की जैसे तो यहाँ पर उत्पादन क्षमता भी बहुत सारी बढ़ी। यदि बात करें इसके हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? कौन थे वो जिसने हरित क्रांति के बारे में परफॉर्मा तैयार किया, जिसने हरित क्रांति का मॉडल पेश किया? वो कौन थे? MS स्वामीनाथन। कौन थे वो? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन थे, इसने 1966-67 में हरित क्रांति के बारे में बताया। और यहाँ से हमारे भारत में ऐसे बीज नहीं थे जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो। इन्होंने बाहर से बीज मंगवाए और उन बीजों से भारत में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए। इसके दौरान क्या किया गया था? तो आप लिख सकते हो कि इसके दौरान आधुनिक यंत्रीकरण का प्रयोग किया गया था, यंत्रों का प्रयोग किया गया था, सिंचाई की सुविधाएं लाई गई और हाइब्रिड बीजों का इसमें प्रयोग किया गया था। यदि हम बात करें जो हरित क्रांति थी, इसकी शुरुआत वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1960 में। इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। किसको जाता है? ये थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां पर की गई थी? शुरुआत की बात करें, जो शुरुआत की गई थी ये कहां पर की गई थी? तो शुरुआत की गई थी मैक्सिको में इसकी शुरुआत की गई थी। 1960 में की गई थी। और किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। यदि बात करें हमारे ये भारत में शुरुआत की थी MS स्वामीनाथन।
इसलिए हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। यदि कहे हरित क्रांति का विश्व में जो जनक है वो कौन होंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होंगे। कहां से शुरुआत की? मैक्सिको से। कब की? 1960 में। इसी के दौरान फिलीपींस के अंदर है क्या किया गया था? इसी हरित क्रांति के दौरान फिलीपींस में एक जगह का नाम है मनीला। फिलीपींस में मनीला जगह पर क्या किया गया था? मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला फिलीपींस में है। यदि हम कहें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां पर पड़ता है? तो आप दोगे कटक उड़ीसा में। ये है कटक उड़ीसा में। ये बात में थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद है सेकंड जो हमारी क्रांति थी, श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन से संबंधित थी। इस क्रांति का संबंध किससे था? तो आप लिखोगे कि इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से था। दूध से संबंधित ही श्वेत क्रांति। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये शुरू की गई थी। इसी को कहते हैं क्या? ऑपरेशन फ्लड। शुरुआत कब होती है इसकी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब होती है? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत होती है 1970 में होती है। इसे ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। किस लिए शुरू की गई थी? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसका संबंध किससे है? दूध से संबंध है और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। क्षेत्र जो इसके लिए डेयरी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इसी के तहत एक गुजरात में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसी के तहत दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए क्या लिखोगे? दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मनिर्भरता हेतु गुजरात के आनंद में, गुजरात के आनंद शहर में एक डेयरी खोली गई थी। उस डेयरी का नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका नाम क्या था? आनंद। इसी को हम क्या कहते हैं? अमूल डेयरी। अमूल दूध पीता है इंडिया ऐड आती है ना, वो किसी की आती है? तो लिखोगे आनंद मिल्क, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसी का नाम क्या है? अमूल। इसकी स्थापना 1970 में के दौरान है, या हम कह सकते हैं ऑपरेशन फ्लड के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक है किसको कहा जाता है? इसके जनक किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति का मॉडल किसने पेश किया था? वर्गीस कुरियन ने। किसने किया था? ये किया था वर्गीस कुरियन ने। इसलिए वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये थी दो क्रांतियां। नेक्स्ट क्रांति की बात करें, तीसरी क्रांति है पीली क्रांति। तीसरी क्रांति के बारे में हम पढ़े। तीसरी क्रांति का नाम है पीली क्रांति। पीली क्रांति, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जो पीली क्रांति है ये किससे संबंधित है?
पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो हम लिखेंगे तिलहन उत्पादन से। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है, यानी कि ऑयल सीड्स है जितने भी, उनके प्रोडक्शन को लेकर इस क्रांति की शुरुआत की गई थी, ताकि हम ऑयल में, खाद्य ऑयलों में, किस लिए की गई थी? खाद्य ऑयल में या खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता, खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हेतु पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। इस तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तिलहन फसलों में जैसे कौन कौन सी फसल आएंगी, तो लिखना तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, तो लिखोगे सरसों, तिल, और कौन सी लिख सकते हो? मूंगफली, सरसों, तिल, मूंगफली, अलसी लिख सकते हो, सोयाबीन, अलसी, सोयाबीन, ये सभी के सभी तिलहन फसलें हैं जिनके उत्पादन को लेकर यहां पर क्या किया गया था? पीली क्रांति की शुरुआत की थी। सूरजमुखी, एक लिख सकते हो सूरजमुखी, सूरजमुखी। कई बार क्वेश्चन में आपको बता सकता कि पीली क्रांति से संबंधित है, यानी किस फसल से संबंधित नहीं थी, तो हम बता सकते हैं कि ये तिलहन फसलों से संबंधित थी। और तिलहन फसलें कौन कौन सी होती है, अब आप बता सकते हैं। शुरुआत कब होती है इसकी? 1986 से 87। इसकी शुरुआत 1986 से 87 के बीच में होती है। और किसके द्वारा होती है? इसके जनक हैं सेम पेत्रोदा। इसके जनक जो हैं वो हैं सेम पेत्रोदा, इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है? फिश प्रोडक्शन से। इसका संबंध है किससे है? मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से, या लिख सकते हो फिश प्रोडक्शन से संबंध है नीली क्रांति का। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो मछली उत्पादन है उसको क्या बोला जाता है? कौन सी कृषि बोला जाता है? मछली उत्पादन को कौन सी? पीसी कल्चर। मछली उत्पादन को बोला जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम मछली उत्पादन करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के आसार होते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? 1985 से 90 के दशक में। 1985 से 1990 के बीच इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके जनक कौन है? एक क्वेश्चन आ सकता है कि नीली क्रांति के जनक है कौन है? कौन है इसके जनक? एच चौधरी, यानी कि हीरालाल चौधरी। दो हैं इसके, हीरालाल चौधरी और इनके साथ एक अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम था अरुण कृष्णन। सेकंड नाम है अरुण कृष्णन। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने नीली क्रांति के बारे में काम किया। इसके उत्पादन के लिए, इसको विकास के लिए, नीली क्रांति के विकास के लिए कौन सी एजेंसी है? एक विकास के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है? कौन सी एजेंसी मत्स्य पालन के लिए काम करती है? तो आप लिखोगे जी वो होती है FFDA। FFDA, FFDA, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो फिश उत्पादन में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी?
तो हम कहेंगे ये दो चीजों से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति है प्याज व झींगा मछली के उत्पादन से। नहीं बोले, ये झींगा किसमें नहीं आती, झींगा मछली अलग से होती है, डिपार्टमेंट से होती होगी, लेकिन गुलाबी क्रांति में हम प्याज और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। इसके जो जनक है वो है दुर्गेश पटेल। इसके जो जनक हैं वो कौन है, तो वो लिखेंगे दुर्गेश पटेल। झींगा मछली के उत्पादन में और जो प्याज के उत्पादन के लिए जो गुलाबी क्रांति चलाई गई उसके जनक माने जाते हैं दुर्गेश पटेल। आपने शायद पता हो भारत झींगा मछली के निर्यात में विश्व में पहले स्थान पर है। झींगा मछली के उत्पादन में, झींगा मछली के निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत प्रथम स्थान पर है। भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? यदि हम बात करें लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर उत्पादन से। इसका संबंध मांस व टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध क्वेश्चन आएगा किससे है, तो आप लिखोगे कि ये मीट प्रोडक्शन से और टमाटो प्रोडक्शन से इसका संबंध है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इसके जो जनक है वो कौन है? विशाल तिवारी। इसके जनक कौन है? जनक की बात करें विशाल तिवारी, इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्रांति लिखो टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? कोमल मैडम ने बताया था आज। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित थी? बागवानी उत्पादन को लेकर। ये बागवानी उत्पादन को लेकर है, बागवानी उत्पादन से संबंधित थी। बागवानी उत्पादन में भी सबसे ज्यादा ये शहद और फलों से। बागवानी में भी विशेष किसमें थी? शहद और विशेष थी शहद उत्पादन, और दूसरा लिखोगे फल उत्पादन। इन दोनों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। अच्छा, यदि हम बात करें बागवानी उत्पादन, बागवानी जो कृषि है ये किस नाम से जानी जाती है? साइंस में कौन सी कृषि बोला जाता है इसको? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। जबकि यदि मैं बात करूं फल, फल भी किसमें आएगा? हॉर्टिकल्चर में आएगा। लेकिन हनी किससे बनता है? शहद किससे होता है? मधुमक्खी से। मधुमक्खी का उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर है मछली मधुमक्खी पालन है, कहलाता है एपीकल्चर। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? स्वर्ण क्रांति के निरपाक टूटेजा इसके जनक माने जाते हैं। जनक की बात करें निरपाक टूटेजा स्वर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। उसके बाद है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति या इसको कहते हैं रजत क्रांति। सिल्वर रेवोल्यूशन या रजत क्रांति किससे संबंध है इसका?
इसका संबंध सीधा ही पूछेगा कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो हम लिखेंगे अंडे के उत्पादन से। अंडे के उत्पादन से संबंधित है सिल्वर क्रांति। इसकी जनक किसको माना जाता है? भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी। नाम क्वेश्चन भी पूरा है। इसके जनक किसको माना जाता है? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को सिल्वर क्रांति का या रजत क्रांति का जनक माना जाता है। यदि हम बात करें खासकर ये मुर्गे के जो अंडे होते हैं, मुर्गी के अंडे, उससे संबंधित थी। भारत में मुर्गी का जो द्वारा जो अंडों का प्रोडक्शन किया जाता है वो बहुत कम है। भारत में यदि एक वर्ष में एक मुर्गी 65 अंडे देती है, जबकि यदि हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में 295 अंडे एक वर्ष में एक मुर्गी के द्वारा दिए जाते हैं। हानिकारक होंगे हर सबकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ही उसका स्थान दिया जाता है कि वो हानिकारक है या नहीं है। ठीक है, इस बारे में हम बातें नहीं करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फार्मी अंडे सिर्फ और सिर्फ आज की जनरेशन को मिसगाइड करने के लिए या उनको एक प्रोटीन का सोर्स बताते हुए खिलाने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा यदि हम कहें फैट होता है, और कौन सा फैट? विशल फैट को बढ़ावा देने वाला फैट होता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। चलो नेक्स्ट लिखो। और कौन सी जाएगी? कोई रही तो नहीं है? अच्छा, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? यदि हम बात करें भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध है चमड़ा और कोको से। इसका संबंध है चमड़ा तथा कोको से। चमड़ा व कोको के उत्पादन से संबंध है भूरी क्रांति। इसकी शुरुआत कब होती है भूरी क्रांति की? किसके द्वारा? यानी कि इसके जो जनक है हीरालाल चौधरी। इसके जो जनक हैं वो कौन है? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी हैं जो कि भूरी क्रांति के जनक माने जाते हैं। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो हम लिखेंगे सभी फसलों के उत्पादन से। सभी फसलों के या कृषि का उत्पादन से ही संबंधित है। कृषि का जितना भी उत्पादन होता है, कृषि का उत्पादन में बढ़ाने से, वह कृषि का कोई भी उत्पादन है उसके बढ़ावा देने के लिए यह शुरू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जो ये क्रांति है इसकी शुरुआत तो की थी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। खासकर यदि हम कह सके खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। और ये 2017 से 2022 इसका जो पीरियड था 2017 से कितना था 2022 के लिए ये चलाई गई थी सदाबहार क्रांति। स्वर्णिम फाइबर क्रांति। इसका संबंध किससे था? तो यदि हम संबंध की बात करें, जो इसका संबंध है ये है जूट के उत्पादन से। संबंध किससे है? संबंध है इनका जूट के उत्पादन से। जूट के उत्पादन से संबंधित है। और यदि हम बात करें इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत होती है 1990 के दशक में। सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। ग्रे क्रांति। यदि हम बात करें ग्रे क्रांति की, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? बता सकता कोई बच्चा? ग्रे क्रांति का संबंध किससे है?
गृह क्रांति। गृह क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। इनका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। हमें पता है पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं जो कृषि उत्पादन उर्वरक है तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है, शॉर्टेज हो जाती है किसानों के लिए। और उर्वरक की बात करें, उर्वरक का खपत करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य उर्वरक का उपभोग करने वाला सबसे शीर्ष राज्य है पंजाब, फिर हरियाणा और यूपी। 3 स्टेट आती हैं, ये बात भी आपने ध्यान रखना है। यूपी नहीं आता, सबसे पहले आता है पर क्या? पर हेक्टेयर भूमि के हिसाब से पंजाब, पर हेक्टेयर जो भूमि में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है वो पंजाब के अंदर किया जाता है, पर हेक्टेयर के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को बोला है। उसके बाद है काली क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंध है किसका? काली क्रांति का। पेट्रोलियम में कौन कौन से आते हैं बता सकता कोई बच्चा? कोई बच्चा बता सकता है कि पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? पेट्रोलियम को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने इथेनॉल भी बनाना स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल, पेट्रोलियम के अंदर उसकी परसेंटेज को बढ़ाना क्या कर दिया था? शुरू कर भी दिया है। 20% अभी बढ़ाया जाता है। पहली बात तो लिख ही लेना कि इथेनॉल, जो इथेनॉल है, इथेनॉल कितना होता है? पेट्रोलियम में कितना मिलाया गया? अभी 20% मिलाया गया है। 20% इथेनॉल है पेट्रोल के अंदर मिलाया गया है। और पेट्रोलियम के अंतर्गत कौन से आएंगे? जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जैसे हमारी प्राकृतिक गैस है, डीजल है, कोयला है और पेट्रोल है, ये सारे पेट्रोलियम आते हैं। ऐसा नहीं है पेट्रोलियम लिखा गया तो सिर्फ पेट्रोल को समझे। भूरी क्रांति निकला लिया ना, भूरी क्रांति को, भूरी क्रांति हो चुका है। उसके बाद और कौन सी रहेगी? 13 हुई है। सिल्वर फाइबर क्रांति, आगे लिखो सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लिखोगे कपास से संबंधित है, कपास के रेशों से, कपास के रेशों से संबंधित है, कपास के रेशों से संबंधित है। उसके बाद लिखो गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है बता सकता है कोई बच्चा? आलू के उत्पादन को लेकर इसका संबंध है। आलू के उत्पादन, आलू के उत्पादन से संबंध है गोल क्रांति का। उसके बाद आती है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, इसका संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है कि ओवरऑल 2 दशकों तक है हमने जीडीपी में क्या करना है? 4% की वृद्धि करनी है, यानी कि जीडीपी में विकास करना। जीडीपी में 2 दशकों में 4% की वृद्धि का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा है। इसी को कहते हैं इंद्रधनुष क्रांति। इसके अंतर्गत कृषि पद्धति में जितनी भी फसलें हैं, ध्यान रखना ये सभी कृषि की सभी फसलों से संबंधित है। कृषि की सभी फसलों से, फसलों के द्वारा क्या होगा? वृद्धि की जाएगी। यह बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना।
प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन क्रांति, इसका संबंध किससे है? प्रोटीन क्रांति का बता सकता कोई बच्चा? उच्च उत्पादकता के लिए, उच्च उत्पादकता के लिए कह सकते हैं। जो सेकंड हरित क्रांति थी उसके लिए हमने प्रोटीन क्रांति का नाम दिया था। प्रौद्योगिकी से संबंधित था। उच्च उत्पादकता किसमें? जो भी उच्च प्रौद्योगिकी के अंदर, यानी कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम कृषि में क्या कर सके? उच्च उत्पादकता ला सके। उच्च उत्पादकता किसको जाके? प्रौद्योगिकी को लेकर कृषि में, कृषि में लिख लेना, कृषि में उच्च उत्पादकता। ये थी हमारी कुछ क्रांतियां। और कौन सी क्रांति तो नहीं रही है किसी बच्चे को ध्यान में हो? सारी की सारी क्रांतियां लगभग, चलो लिख सकते हो। कृष्ण मत हो क्या? एक बात है ना, जो काली क्रांति है इसी को ही क्या कहा जाता है? कृष्ण क्रांति कहा जाता है। और यहाँ पर इसका उत्पादन क्या लिखा आएगा? बायोगैस, बायोडीजल, सॉरी, बायोडीजल से संबंधित है। कौन सी? कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। उसके बाद लिख सकते हैं बादामी क्रांति, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का जो संबंध है ये है मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? बादामी क्रांति। उसके बाद लिख सकते हो धूसर या स्लेटी क्रांति, धूसर या फिर स्लेटी क्रांति। इसका संबंध किससे है? धूसर या स्लेटी क्रांति का जो संबंध है ये है सीमेंट के उत्पादन से, सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है धूसर या स्लेटी क्रांति। उसके बाद लिख सकते हो अमृत क्रांति, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से संबंध किसका है? अमृत क्रांति का है। सनराइज यानी कि सूर्य उदय क्रांति, सनराइज या लिख सकते हो सूर्योदय क्रांति। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है उनके विकास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए। कौन सी क्रांति है? सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति, उसके बाद लिखो कौन सी? सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? सैफ्रॉन क्रांति, इसका संबंध है, सैफ्रॉन कहा जाता है केसर को, तो इसका संबंध किससे होगा? केसर के उत्पादन से, केसर उत्पादन से संबंधित है। केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? बता सकता कोई बच्चा? जम्मू कश्मीर में। मूक क्रांति, मूक क्रांति, इसका संबंध किससे है? मोटे अनाज से, मोटे अनाज से संबंध किसका है? मोटे अनाज के उत्पादन से संबंध है मूक क्रांति का। ब्राह्मणी क्रांति, ब्राह्मणी क्रांति, इसका संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से संबंधित है ब्राह्मणी क्रांति। हरित सोना क्रांति, नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति। इसका संबंध किससे है? हरित सोना क्रांति का संबंध
बांस के उत्पादन से, बांस के उत्पादन से। बांस के उत्पादन से है हरित NH क्रांति, NH क्रांति। वैसे तो इसको बोला भी गया था नेशनल हाईवे क्रांति, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के लिए चलाई गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। आज ये थी हमारा टॉपिक, जितनी भी कृषि की उत्पादन से संबंधित क्रांतियां थी।